हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे जो पिछले वीडियो में हम एक आपको क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें ये बताया गया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो शायद कुछ लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा, और जिन्होंने ट्राई किया और नहीं आंसर आया, या फिर जिन्होंने ट्राई नहीं किया, उनके लिए मैं आज इस वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो पहले फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था ए बीम ऑफ स्पैन 6 meter carrying a point load of 45 kilonewton from left support A, हो गया, as shown in figure। फाइंड, आपको फाइंड क्या क्या करना था। पहली चीज जो थी फाइंड करने की, वो आपको क्या था, वो था आपको स्लोप एट ए, सेकेंड आपका था डिफ्लेक्शन अंडर लोड, लोड, एंड थर्ड था आपका the location of maximum deflection occurs and find its वैल्यू भी फाइंड करनी थी इसकी। ठीक है, ये चीजें आपको करना था। दिया था, आप यहाँ पे देखोगे, ये था आपको, और आपको गिवन डेटा जो दिए होंगे शायद, ये आपको दिया था ई की वैल्यू और आई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू हमारी जो थी वो थी 200 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड आई इज इक्वल टू था 8.325 इंटू 10⁻⁻7, पावर 7 था, पावर 4। ठीक है, ये था आपका। अब क्या करना है आपको निकालना है दो चीजें पहले, स्लोप एट ए एंड डिफ्लेक्शन अंडर लोड। ठीक है, उसके बाद तीसरा लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का लोकेशन कहाँ होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा किसी बीम पे। बीम पहले मैं बना देता हूँ। ये था हमारा 45 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है हमारा, और ये आपका 4 मीटर है, और ये आपका 2 मीटर है, टोटल 6 मीटर वो है। और ये जो है ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर पे 45 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है थीटा ए, यहाँ पे क्या होगा थीटा ए, और डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा सी पूछा गया है आपसे। और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डेल्टा कहाँ होगा, वो एक्स कौन सी दूरी होगी जहां पे जो होगा डेल्टा जो होगा मैक्सिमम होगा। पहले वो एक्स ढूंढना है कहाँ होगा, फिर उस एक्स पे डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम जो आनी है वो कितनी आएगी। तो इतनी बातें आपको इसमें करनी है, आइए ये सोल्यूशन आपको लेकर आना है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, और ये आपको ई और आई कांस्टेंट जो वैल्यू थी ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यूनिट अपने हिसाब से
आप इसको चेंज कर लीजिएगा, जैसे ही भी आपको कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट जो आपको रखनी है वो यूनिट सेम यूनिट में आप कन्वर्ट करिएगा। वो बात की बात है, जब अपान ई आई करेंगे वैल्यू जो अपान ई आई में आती है बाद में उसको सही कर लिया जाएगा। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल हम रियल बीम की ही बात करते हैं अभी। और रियल बीम में सबसे पहले क्या करना होता है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना। दूसरा नंबर है कि रियल बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो रियल बीम का जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर लेंगे तो जब कंजुगेट बीम बनाने का हमारा जो था प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे अगर अपान ई आई कर देते हैं अलग अलग पॉइंट के बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू में ई आई की डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारा आता है वैल्यू वो हमारी कंजुगेट बीम बन जाती है। तो अब देखते हैं कि कंजुगेट बीम कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। उससे पहले जो है हम रिएक्शन इस रियल बीम का निकालते हैं। तो ऊपर की चीजें मिटा देते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में एक बार और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। चार मीटर है ए सी बी। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको प्लॉट करना है और कंजुगेट बीम बनाने हैं इसके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिएक्शन इन रियल बीम। उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिलने वाला है, ये है आर ए, ये है आर बी। आर ए मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 6 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से आर ए जो निकल के आया 90/6 मतलब 15 किलो न्यूटन आ गया ये। आर बी निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली आप आर बी इक्वल टू टोटल लोड 45 जो कि है माइनस आर ए है 15 मतलब कि 30 किलो न्यूटन आ गया आपका आर ए। अब आपका आर बी आ गया 30 किलो न्यूटन। तो आर ए और आर बी आपने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अब हम दूसरा काम क्या करने वाले हैं, सेकंड करने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग सेक्शन पे क्या क्या होगा। तो हमारे पास हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तीन हमारे पास पॉइंट है ए बी और सी। तो तीनों अलग अलग पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट जो इसका वैल्यू जो आएगा मोमेंट का, वो मोमेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो मोमेंट की वैल्यू जो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ये पॉइंट लोड है, तो जो भी वेरिएशन बेंडिंग मोमेंट का होगा अक्रॉस द सेक्शन ए टू बी वो होगा लीनियर। तो लीनियर होगा तो सीधा सीधा आप पॉइंट पे करो, एम ए पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 होगा क्योंकि सपोर्ट पे 0 होता है। एम सी जो होगा मोमेंट एट सी इज इक्वल टू होगा आर ए इंटू 4, ये होगा ना आर ए इंटू 4, या तो कह दो कि आर बी इंटू 2। आर बी इंटू 2 करोगे तब भी 30 इंटू 2 60 होगा, और आर ए इंटू 4 करोगे मतलब 15 इंटू 4 करोगे तब भी आपका 60 ही आना है। तो आपको दोनों साइड से 60 ही आएगा। तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया एम सी। और एम बी क्या होगा, ये होगा आर ए तरफ से आर ए इंटू 6 माइनस 45 इंटू 2, ये भी 0 आ गया आपका, देख रहे होंगे। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये आपका बन गया है। यहाँ पे मैंने बना दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट हो गया, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है कितना, ये आपका है 60 किलो न्यूटन मीटर, 60 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया यहाँ पे, ये है ए, ये है सी, बी। अब जो है इसको कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये है था हमारा रियल बीम, ये था हमारा बेंडिंग मोमेंट ऑफ रियल बीम,
बेंडिंग मोमेंट ऑफ रियल बीम। एंड थर्ड वन हम क्या करना है, कंजुगेट बीम बनाने हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको जो भी मोमेंट आया अलग अलग पॉइंट पे, उस मोमेंट को क्या करेंगे हम सीधा सीधा अपान ई आई कर देंगे। तो अपान ई आई करो, क्योंकि टोटल जो वैल्यू है ई आई की वो तो कांस्टेंट है, तो हम ऐसे बनाते हैं जो भी वैल्यू आ रही थी 60 उसमें हमने अपान ई आई कर दिया। ये बन गया कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम में आप देखते हो कि अगर सिंपली सपोर्टेड है रियल बीम, तो कंजुगेट बीम में भी सिंपली सपोर्टेड ही होते हैं। तो ये भी हमारा ए और बी जो हो गया सिंपली सपोर्टेड हो गया, और ये पॉइंट हमारा सी है, इसको कह सकते हैं सी डैश। ठीक है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड, और ये हमारा कंजुगेट बीम बन गया विद सिंपली सपोर्टेड। मैं लिख दे रहा हूँ कंजुगेट बीम। तो कंजुगेट बीम हमने तैयार कर दिया, इतना काम हमने कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब सिंपली कंजुगेट बीम को जो है, कंजुगेट बीम की एनालिसिस हमें करनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें डिफ्लेक्शन, हमें रोटेशन एट ए निकालना था। तो रोटेशन एट ए इज द इक्वल टू द शियर फोर्स एट ए इन कंजुगेट बीम, यही होगा। और डिफ्लेक्शन अंडरनीथ द लोड, मतलब लोड के नीचे, मतलब डिफ्लेक्शन डेल्टा सी जो निकालना था, उसके लिए क्या करेंगे, मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम शुड बी इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट सी इन रियल बीम, या डिफ्लेक्शन अंडर लोड इन रियल बीम, ये हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, हम अभी वो पॉइंट बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले ये दोनों काम देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। अब लिखेंगे एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बीम, एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम की अब हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, सपोर्ट रिएक्शन इन कंजुगेट बीम। सपोर्ट रिएक्शन इसका निकाला जाए, ये क्या होगा सपोर्ट रिएक्शन, तो मोमेंट बी के अबाउट हमने जीरो ले लेना है, चाहे ए के अबाउट लीजिए बी के अबाउट लीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों से ही सेम आंसर आने हैं। मोमेंट अबाउट बी लेना है इसमें, तो बी हम ले लिए अभी फिलहाल। तो क्या होगा ये, अगर इसको मैं बोलूं कि ये आर ए है और ये है आपका आर बी, ठीक है, तो यहां से मिलेगा आपको आर ए इंटू 6 माइनस, अब देखिएगा आपके पास दो एरिया है, एरिया 1 एंड एरिया 2, दो लोड लगे हैं यूवीएल, एक लोड लगा है 0 से 60 अपान ई आई तक ए टू सी, और एक लोड लगा है 0 टू 60 अपान ई आई, वो लगा है बी टू सी। तो दोनों लोड, ये आर ए इंटू बी जो था ये क्लॉकवाइज था, और ये 1 का एरिया जो होगा और इसका जो सेंट्रोइडल होगा यहाँ से डिस्टेंस, वो एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है माइनस एरिया 1 इंटू इट्स सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम बी माइनस एरिया 2 multiplied by its centroidal distance from B, B से इसका centroidal distance, ये काम करना है आपको। और इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आर ए इंटू 6, आर ए की वैल्यू नहीं पता है, आर ए इंटू 6 माइनस एरिया 1 कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 4 मीटर है इसका बेस, और ये 2 मीटर बेस है, तो जो है हाफ इंटू बेस 4 मीटर इंटू हाइट 1/2 इंटू 4 इंटू हाइट है 60 अपॉन ई आई इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम बी, तो इसका सेंट्रोइडल कहीं यहाँ होगा, ये इसका सेंट्रोइडल है,
ये इसका सेंट्रोइडल है। ये जो दूरी होगी, ये दूरी टोटल जो बेस है उसका 1/3 पार्ट होगा। तो बेस 4 है तो 4 का 1/3 मतलब कितना हो गया, 4/3 मीटर। ये दूरी हो गई 4/3 मीटर। और ये दूरी जो है ये है 2 मीटर। तो ये टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो गया वो आप देख पा रहे होगा कि कितना हो गया है। ये हो गया है 4/3 प्लस 2 मीटर। ये हो गया है डिस्टेंस। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4/3 प्लस 2 माइनस एरिया ऑफ 2। दो का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस 2 मीटर इंटू हाइट, हाफ इंटू यहाँ पे आप अब देखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपान इंटू सीजी डिस्टेंस। सीजी डिस्टेंस इसका कहाँ होगा, 2 का। 2 का मान लीजिए सेंट्रोइडल कहीं यहाँ होगा, इधर से नजदीक होता है। यहाँ से 2 का सेंट्रोइडल जो होगा ये डिस्टेंस यहाँ से लेना है। तो यहाँ से सेंट्रोइडल टोटल बेस है 2, तो 2 का 2/3 भाग इधर से होता है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 का 2/3 मतलब 4/3। ये होगा 4/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो है RA इंटू 6 माइनस 2 से 2 टाइम्स में कट गया और ये आपका हो गया 4/3 और 2/3 2। तो ये कितना हो गया आपका, ये 10/3 हो गया और ये 2 से ये आपका आ गया 1200 अपॉन CEI। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1200 में से 240 घटा दें 960 तो 3EI। ये आ गया आपका RA इज इक्वल टू हो गया 960 अपॉन 6 3 18EI। इसको हम सिंपल थोड़ा करें तो कितना होगा, ये सिंपल करेंगे तो ये होगा आपका, इसको 2 टाइम्स डिवाइड करें तो ये होगा ये 480 डिवाइडेड बाई 9। 3 से अगर करना चाहें 3 से होगा ये 3 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3 3 6 जा 160 अपॉन 3 160 अपॉन 3 EI। ये आ गया आपकी RA की वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये वाली लाइन में यहाँ हमने इसको प्लस करना था ना, तो यहाँ हमको प्लस करना था इन दोनों को, क्योंकि हमने बराबर के उस तरफ भेजा है तो प्लस कर लेते हैं एक बार। तो ये होगा आपका 1440 होगा ना, दोनों जोड़ दोगे ये दोनों क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे उस साइड। तो 1200 और 200 1440/3 RA इंटू 6 की वैल्यू। तो ये आपकी आ गई, इसको मैं मिटा देता हूँ 1400 तो हमारा यहाँ से जो RA आया वो आया 1440 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 6 3 जा 18 EI। अब ये देख लिया जाए। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो
इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 80/EI। ये आ गया आपका RA। अब RB आपको निकालना है तो RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए एरिया 1 प्लस एरिया 2 होना चाहिए। इसमें एरिया 1 और एरिया 2 के बराबर होना चाहिए। एरिया 1 देख लेते हैं कितना है। एरिया 1 है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और प्लस एरिया 2 है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आर बी निकालना है हमें। आर ए निकल गया है। आर बी इज इक्वल टू होगा इन दोनों एरिया जोड़ के और आर बी को माइनस कर देना है। तो इसको ये मैं 2 से 2 डिवाइड करता हूँ, 2 हो गया 260/120 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 60/EI माइनस आर ए आया 80/EI। तो आप इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा होगा 120 और ये आ गया आपका 60। तो 180 में से 80 आप डिवाइड करोगे तो 100 माइनस करोगे तो 100/EI आ गया आपका आरबी। तो आर ए और आरबी की जो वैल्यू आ गई कितनी आई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब सीधा सीधा आर ए 80/EI और आरबी जो थी हमारी कितनी 100/EI। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आर ए आर बी हमें पता लग गया। अब मैं इसको मिटाता हूं ऊपर। आपको थीटा ए निकालना था। अब आपको थीटा ए निकालना है तो थीटा ए इज इक्वल टू शियर फोर्स ऑफ कंजुगेट बीम का शियर फोर्स मतलब आर ए के बराबर। तो आर ए की जो वैल्यू है वही आपकी रोटेशन होगा। तो यहां मैं लिखता हूं रोटेशन एट ए इन रियल बीम इज इक्वल टू शियर फोर्स एट ए इन कंजुगेट बीम। तो शियर फोर्स ए पे हमें निकालना है, वो हमारा क्या होगा ए पर शियर फोर्स आर ए। आर ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 80/EI। ठीक है, अब 80/EI की वैल्यू देख रखते हैं तो ई की वैल्यू हमारी कितनी गिवन थी 200 × 10⁶ ये गिवन था दिया हुआ इंटू आई की वैल्यू आपकी थी 8.325 इंटू 10⁻7 और mm पे पावर 4 था तो उसको हमने लिखना है मीटर पे पावर 4। तो हम डिवाइड कर देंगे उसको। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका -12 हमने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0.0048 रेडियन। 0.0048 रेडियन ये हमारा आंसर आ गया थीटा ए का। ठीक है, अब हमें क्या करना है सिंपली जो यहाँ पे आई की जो वैल्यू थी, आई की वैल्यू ये आई थी, इसमें आपने मल्टीप्लाई करना होगा
अब चेक कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब ये आपका किस में बदल जाएगा, नहीं डिवाइड ही करना होगा, तब ये बदल जाएगा आपका मीटर पावर 4 में। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, सिंपली शियर फोर्स पता चल गया, अब आपको डिफ्लेक्शन अंडर लोड निकालना है। तो डिफ्लेक्शन अंडर लोड इज इक्वल टू होगा बेंडिंग मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम। तो कंजुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना होगा, ये आपका यहाँ पे देखिए सी पे मोमेंट निकालना, सी पे तो इधर से ले ले या तो इधर से ले ले, इस साइड से, तो जिस साइड से आप लेना चाहो तो इधर से मैं ले लेता हूँ। तो एम सी इज इक्वल टू होगा आर ए इंटू ए टू सी लंबाई 4 मीटर माइनस एरिया ऑफ 1 इंटू सी जी डिस्टेंस फ्रॉम सी तक उसका सी जी डिस्टेंस। तो आर ए कितना आया था 80 अपॉन टी आई मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस एरिया 1 है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू इसकी सी जी यहाँ से कितनी होगी 4/3 मीटर पे, यहाँ से सी जी 4/3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और ई आई की जो वैल्यू रख देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.6 mm। ठीक है, ये आ रही है आपकी 9.6 mm। ये आपकी आ गई डेल्टा सी की वैल्यू, डेल्टा सी की वैल्यू आ गई 9.6 mm। अब आपने दो चीजें निकाल ली, कौन कौन सी, आपने निकाल लिया थीटा सी 0.0048 रेडियन और आपने निकाल लिया डेल्टा सी। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा उसी में है, आपसे पूछा है कि फाइंड द सेक्शन वेयर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्स एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, दो ये पता लगाना है तीसरे में। तो अब इसको मिटाते हैं और तीसरा वाला लगाते हैं। तो ये जो आंसर आपका आ गया, यहाँ देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना 10 पे -12, क्योंकि ये मीटर है, mm पे पावर 4 था, मीटर में आप चेंज करोगे, हाइयर आप उसको यूनिट में ले जा रहे हो तो माइनस की मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स पावर लगा था उस पे, तो एक mm पे आपको जो होगा यहाँ पे ये आपका mm पे 4 पावर था और इसको आपको मीटर 4 बदलना था, तो mm को आप मीटर लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 10 पे -3 मीटर हो गया mm को, और इस पे 4 पावर मतलब 10 पे -12 मीटर पर पावर 4, ये आ गया ना आपका। तो इसके मतलब 10 पे -12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया और यहाँ से ये आंसर आ गया। अब तीसरा है आपको पता लगाना है कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पे आकर करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए आपको एक कॉमन सेंस की बात है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन रियल बीम should be equal to the maximum bending moment occurs in conjugate beam। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर इन कंजुगेट बीम। अब इस पे हमको बात करनी है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कंजुगेट बीम पे कहाँ होगा। तो कंजुगेट बीम पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे शियर फोर्स, वहां पे जो होगा शियर फोर्स वो 0 होना चाहिए। जहां पे 0 शियर फोर्स होता है वहीं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं maximum deflection maximum deflection in real beam should be equal to the maximum bending moment in real beam in conjugate beam। अब एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन कंजुगेट बीम is equals to the maximum bending moment in conjugate beam takes place
वेयर shear force is equal to 0, shear force 0। तो मान लो कि ये कंजुगेट बीम आपका हमने बना दिया फिर से, ये आपका कंजुगेट बीम है 60 अपॉन ई आई, और ये है आर ए, और आर ए आपका है 80 अपॉन ई आई। तो मान लीजिए कि आपका शियर फोर्स यहाँ कहीं किसी एक वाई पर आपका शियर फोर्स जो है किसी एक्स डिस्टेंस पे शियर फोर्स 0 हो रहा था। हो सकता है किसी एक्स डिस्टेंस पे शियर फोर्स 0 होता है, किसी भी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, किसी एक्स डिस्टेंस ए से आपका शियर फोर्स 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स डिस्टेंस पे पहले आप शियर फोर्स निकालिए, उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि एक्स का वो डिस्टेंस क्या है। तो पहले x और y में एक रिलेशन पहले देख लेते हैं इंटरपोलेट करके कि y इज इक्वल टू हाउ मच दैट ऑफ द हाउ मच टाइम ऑफ द x। पहले y देख लेते हैं इंटरपोलेट करके। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ से x अपॉन y इज इक्वल टू ये कितना है 4 है, टोटल 4 है ना, टोटल यहाँ से a से c तक 4 है, 4 अपॉन 60। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू हो गया 60/4 इंटू एक्स, मतलब कितना हो गया ये 15x। तो y की वैल्यू कितनी है 15x, यहाँ मैं लिख रहा हूँ y की वैल्यू है 15x। ठीक, अब जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ शियर फोर्स एट ये मान लो x है, शियर फोर्स एट x, इस x न मानो इसको d मान लो, कि मान लो किसी पॉइंट d पर जो है शियर फोर्स वो होगा, शियर फोर्स किसी d पॉइंट पे वो 0 के बराबर होगा। तो शियर फोर्स एट d इन कंजुगेट बीम इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा, वहीं पे यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसी पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर डी पॉइंट का शियर फोर्स डी पे निकालो, तो वो कितना होगा, ये होगा 80/EI माइनस 80/EI माइनस ये एरिया, मान लो ये एरिया, तो एरिया इसका क्या है, इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट y। इसको और सिंपल करें 80/EI इंटू 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई को क्या लिख सकते हो 15x। इसको और सिंपल करा जाए यहाँ पे तो होगा 80/EI इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 से 80 कैंसिल हुआ 40 टाइम्स में। इसको और सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से ये 40 टाइम में कैंसिल हो गया, और ये x स्क्वायर हो गया, और 15 का मल्टीप्लाई उस 14 में हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा, 600 अपॉन EI इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमको करना था माइनस, जैसे इसको सॉल्व करें ये माइनस से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 80/EI माइनस, इसको अब सॉल्व करें तो ये होगा 15x² 15x²/2, ये होगा शियर फोर्स एट डी, और ये होना चाहिए किसके 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि यही वो x पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो x से ही मिल जाएगा। अब ऊपर में मिटा के इसको बताता हूँ, इसको मिटा देते हैं, इधर बात करते हैं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 3.27 मीटर, और जब x की वैल्यू 3.27 मीटर आ गया तो y की वैल्यू 15x के बराबर है ना, तो 15 इंटू 3.27, y की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है 10 पॉइंट, y की वैल्यू आ रही है 49.05 अपॉन EI, 49.05 अपॉन EI, ये आ जाएगी ना।
ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि इसी x पे जो होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो हमें क्या निकालना है, मोमेंट एट 3.27, इसी पे निकालना है मोमेंट। तो मोमेंट इसी पे निकालने मतलब हम मोमेंट निकालेंगे यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, x की जो वैल्यू है वो है 3.27 मीटर। ठीक है, इसी पे निकालना है, तो इसी भी इधर से निकाल लें। तो इधर से जब निकालेंगे तो होगा ये 80/EI मल्टीप्लाइड बाई 3.27 माइनस ये एरिया इंटू इसका सेंट्रॉइडल कहीं होगा। ठीक है, तो एरिया इसका क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका एरिया का, वो है 3.27। 3.27 इंटू हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट है 15x के बराबर, मीन्स इसकी हाइट है 49.05/EI। ये तो एरिया हो गया, इंटू इसका सेंट्रॉइडल क्या होगा, इधर मैं मिटाता हूँ। इसका जो सेंट्रॉइडल होगा हमारा, सेंट्रॉइडल ये जो टोटल बेस का 1/3 भाग 1/3 या टोटल बेस विच मीन्स 3.27। ठीक है, ये टोटल जो है बेंडिंग मोमेंट होगा कहाँ पे, 3.27 पे। और यही बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा पूरे कंजुगेट बीम का, और वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कंजुगेट बीम का रियल बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है कितना आ रहा है मोमेंट, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मोमेंट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्ट वैल्यू हमारी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं d, और ये d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10.4 mm। 10.4 mm। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर थर्ड वाला था। तो दो चीजें आपसे पूछी गई थी, एक ये पूछी गई थर्ड वाले में आपसे एक पूछा गया था कि फाइंड द सेक्शन वेयर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टेक प्लेस। तो वो सेक्शन कौन सा होगा, वो सेक्शन होगा आपका 3.27 मीटर फ्रॉम ए वेयर द डिफ्लेक्शन इन रियल बीम विल बी मैक्सिमम। वो कितना है, अब पूछा था उसी पॉइंट पे कि कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना है, तो उस पे डिफ्लेक्शन आपका होना है 10.4 mm का। ठीक है, ये तीसरा था। तो आपको तीनों चीजें इस वीडियो में पता लग गई। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, तो मैं अभी क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो उस क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्वेश्चन आपको दे देते हैं। फाइंड रोटेशन एट A, B and C and deflection at C in simply supported beam as shown in figure। यहाँ लिखा है टेक E is equal to 205 into 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड I is equals to है 80 into 10⁻⁶ मीटर पावर 4। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देता हूं, ये आपका है I, ये आपका है 2I,
ये है आपका आई, ये है ए, ये है बी, यहाँ है सी, और ये है डी, और यहाँ है ई। ये है 2 मीटर, यहाँ है 2 मीटर, ये 2 मीटर एंड ये 2 मीटर। ये आपका 2-2 मीटर का है। और आपका जो है यहाँ सिंपली सपोर्टेड है रोलर रिंग। लोड जो लगा है आपका एक्ट कर रहा है उससे 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो आपसे जो डिफ्लेक्स जो पूछा जा रहा है थीटा ए थीटा बी, ठीक है, थीटा ए एंड थीटा बी, और डिफ्लेक्शन जो पूछा जा रहा है सी पे डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इस जो बीम को हमको सॉल्व करना है। तो अगले वीडियो में इसको सोल्यूशन हम बताएंगे और आप इसको खुद भी करिएगा, खुद भी इस वीडियो को देखकर पिछले जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया है उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस पे मैं करवा भी चुका हूँ। तो आप इससे कर सकते हो। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 2i है और यहाँ पे i है। तो जो कंजुगेट बीम बनाएंगे आप, पहले तो इसका आप क्या करेंगे, पहला स्टेप है कि आप रिएक्शन निकालेंगे, RA और RB निकाल लेंगे रियल बीम का। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग पॉइंट पे, पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट ई निकाल लेंगे। ए और बी पे बेंडिंग मोमेंट तो 0 ही होना है। ये 3 चीजें बेंडिंग मोमेंट निकल जाएंगे। उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करोगे। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने के बाद कंजुगेट बीम कन्वर्ट करने के लिए जहां जहां सेक्शन है, जो आई है उससे अपान ई आई, और जहां जहां 2i है वहां अपान 2ei करके हमारे पास जो कंजुगेट बीम बन जाएगा उसका। फिर कंजुगेट बीम का हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के क्रम में हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे उस कंजुगेट बीम का। उस कंजुगेट की बीम के रिएक्शन निकालने के बाद जो होगा, रिएक्शन टोटल निकाल लोगे। अब आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, रोटेशन ए बी और डिफ्लेक्शन एट सी। तो जो भी हमारा ए और बी दोनों एंड पे जो भी शियर फोर्स होगा कंजुगेट बीम का, वही रियल बीम का क्या होगा, रोटेशन। तो जो RA और RB कंजुगेट बीम का आप निकालोगे वही थीटा ए और थीटा बी होगा रियल बीम का। तो यही हो जाएगा, शियर फोर्स निकालते ही 2 काम हो गया आपका। अब तीसरी बात आती है डिफ्लेक्शन एट सी इन रियल बीम। वो क्या करना है आपको, कंजुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेना है। कहाँ पे, पॉइंट सी पर। तो जो कंजुगेट बीम आपने प्लॉट करा है वहां पे आपने बेंडिंग मोमेंट आपको पॉइंट सी पे निकाल लेना है, और वही बेंडिंग मोमेंट उस रियल बीम के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और जब ई और आई की वैल्यू जो है आप देख लीजिएगा, आपको अगर मीटर में कन्वर्ट और न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो उसको कन्वर्ट इसमें कर लीजिएगा, दोनों को mm और न्यूटन में। या तो किलो न्यूटन और मीटर में सारी चीजें रहने दीजिएगा। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप जो है इसको में मत कन्वर्ट करिएगा, मीटर और किलो न्यूटन में ही। क्योंकि आप जब अभी निकालेंगे कंजुगेट बीम जब बनाएंगे आप, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने वाले हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका किस में बनने वाला है, 50 किलो न्यूटन ये है। तो 50 किलो न्यूटन इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 का करेंगे, 6 का करेंगे, तो जो भी बेंडिंग मोमेंट का यूनिट आएगा आपका वो आएगा किलो न्यूटन मीटर में बेंडिंग मोमेंट का। अपान ई आई करेंगे तो ई और आई देख रहे हो दोनों मीटर में ही दिया है, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन मीटर में आएगा। जो भी आप कैलकुलेट सिंपल करोगे बिना कन्वर्ट किए किसी भी चीज को, वो डिफ्लेक्शन आपका मीटर में आएगा, उसको आप में चेंज कर लीजिएगा। और रोटेशन जो है आपका रेडियन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप खुद करिएगा, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा और दूसरे भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।